मेरी शादी को 8 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे पति की आदत थी कि वह मेरी शादी की सालगिरह को हमेशा बहुत धूमधाम से मनाते थे। कहते थे कि तुम मेरी पहली और आखिरी पत्नी हो। मैं उनकी बात सुनकर हंस दिया करती। क्या मतलब कि मैं आपकी पहली और आखिरी पत्नी हूँ? लगता है कि आप दूसरी शादी करने वाले हैं। मैं हंसकर कहती तो वो कानों को हाथ लगाते और कहते मैं ऐसा नहीं हूँ। अभी मैं और मेरा पति यह बात कर ही रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा, हमेशा की तरह मेरी नंद उदास सूरत लिए खड़ी हम दोनों को देख रही थी। वह मुझे यूं देख रही थी जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। भाभी, आपको माँ बुला रही हैं। ननद की यह बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। अच्छा, अम्मा बुला रही हैं तो तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। मेरी बात पर वो गुस्से में पैर पटकती चली गई। अभी 2 ही मिनट नहीं गुजरे कि मेरी सास भुनाई हुई वहां आ गई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? घर में जवान लड़की बैठी है, तुम दोनों बेशरम की तरह यहाँ बैठे अपनी बातों में लगे हो। चलो सुनीता, जल्दी से बाहर आओ, बहुत काम पड़ा है। सास की इस बात पर मेरा दिमाग तो बहुत खराब हुआ, लेकिन मैं चुप रही। थोड़ी देर के बाद जब मैं किचन में उनके पास गई तो वे मुझे और ज़्यादा सुनाने लगी। आखिर आज मुझे भी गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरी शादी की सालगिरह थी। माँ जी, आपको अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? इनकी उम्र 30 साल होने को है। आप अभी भी किसी अच्छे रिश्ते के इंतजार में हैं, और हम कब तक यूं छुप छुप कर अपनी जिंदगी गुजारेंगे? हर वक्त हमारे सर पर तलवार की तरह लटकती रहती हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आ गया। वे हाथ हवा में नचाते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बात करते हुए? मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। जानती हो, जिस दिन तुम्हारी नंद की शादी हो गई ना, उस दिन सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। अभी तो तुम बहुत पटर पटर बातें कर रही हो। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे तो लगा जैसे मैंने कोई गुस्ताखी ही कर दी हो। मैंने इसमें गलत बात क्या की, मुझे समझ नहीं आता। माँ जी, आपने अपनी बेटी को 10 साल से घर में बिठा कर रखा है। मैंने अगला वार किया। हाँ, तो किसी वजह से बिठा कर रखा है ना। अभी तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है, तुम मुझसे बहुत छोटी हो। बेहतर है कि तुम इन बातों में ना ही पड़ो, वरना तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम खुद देख लेना। अपनी सास की बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह गया था। भले सास सास होती है, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन मैं जब भी ननद की शादी की बात करती, मेरी सास को बहुत गुस्सा आ जाता। इन बातों ने मुझे परेशान करके रखा था। मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपनी ननद को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। अपने पति से भी यह बात करनी ही थी, क्योंकि जब भी हम सास से अपनी ननद की शादी के बारे में बात करते तो वह ऐसे जाहिर करती जैसे मेरी ननद की शादी होने से घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। ये सोचकर मैंने अपने पति से यह बात की तो वे भी हैरान होने लगे। बोले कि मैं भी नहीं समझ पाया कि मैं इतने रिश्ते अपनी बहन के लिए लेकर आया, लेकिन अभी तक एक भी स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए कि अम्मा को रिश्ता पसंद नहीं आया। मगर ये बात तो तुम बता रही हो कि अम्मा मेरी बहन की शादी करना ही नहीं चाहती। अगर मुझे पता होता कि अम्मा की यह नीयत है तो मैं उन्हें समझाता, मैं उनसे पहले बात करता, मगर अब लगता है कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे पति भी गहरी सोच में डूब गए थे और मैं भी सोचने लगी, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी ननद से भी बात कर लूं, क्योंकि उनसे मेरा हमेशा मतभेद ही रहा है। मैं भी जब उनके रिश्ते की बात करती तो वो चिढ़कर आग बबूला हो जाती, कहती कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें मेरा इस घर में रहना सहन नहीं होता, तुम चाहती हो कि तुम मुझे इस घर से निकलवा दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी ननद को खुश नहीं देखा था। वह हर वक्त खामोश या फिर चिड़चिड़ी ही रहती थी। मैं उनकी जिंदगी में खुशियों के फूल बिखेरना चाहती थी। उस दिन रविवार का दिन था, सुबह मुझे छुट्टी भी थी। मैंने सोचा कि अपनी ननद से उनकी राय मालूम कर लूं, इसलिए पहले 2-4 लड़कों की तस्वीरें निकाल कर बैठ गई। सोचा कि इसे दिखाकर उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि हैंडसम लड़कों को देखकर उनका दिल भी पिघल जाए। लेकिन जैसे ही मैं ननद के पास बैठी, उनकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। यह देखकर मैं भी घबरा गई थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने उन्हें गले से लगाना चाहा,
तो वो बिदक कर दूर हट गई। मैं जानती हूँ भाभी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने तो कुर्बानी आप लोगों के लिए दी है, मगर आपको इस बात का कोई एहसास ही नहीं। आप चाहती हैं कि मैं खुद ही घर से भागकर शादी कर लूँ। अरे जब तक अम्मा शादी नहीं करवाएंगी तो मैं क्या करूँगी। नंद की आंखों से आंसू गिरते देखकर मेरा भी दिल पिघल गया। मैं सोचने लगी कि मेरी ननंद किस कदर मजबूर हैं, जो अपनी माँ से अपनी शादी के लिए कभी नहीं कह सकती। पूरे घर की मालकिन मेरी सास ही थी, जिन्हें चाह कर भी मेरा पति नहीं रोक पा रहा था और ना ही मना पा रहा था। वे जो भी करती थी अपनी मर्जी से ही किया करती थी। मैं खामोश हो गई। मैंने पूछा, क्या तुम शादी करना चाहती हो? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर रोते हुए बोली, अम्मा को यह बात मत बताना, वरना वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। उनको लगेगा जैसे मैं आप दोनों की जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहकर वह खामोश हो गई। मैंने ठान लिया कि आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात जरूर करूँगी। नंद से मिलने के बाद मैं अपनी सास के कमरे में गई, मगर देखा तो उनका कमरा बंद था। एक झटके से खोला तो कमरा खुल गया, मगर सास अंदर कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई, इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चली गईं? देखा तो शायद बाथरूम में थी। मैं फौरन से उनके कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि उनके कमरे में ज़्यादा देर ठहरने का मतलब ये था कि वह मुझ पर शक करने लग जाती कि मैं ना जाने उनके कमरे में क्या ढूंढने आई हूँ। फिर मैं उनके कमरे से निकली तो वाकई यह बात सच साबित हुई। देखा तो वे बाथरूम से बाहर आ रही थी, मगर बहुत जल्दी में लग रही थी। उन्होंने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। वह बहुत जल्दी में कहीं जा रही थी। मुझे खुद को घूरता देखकर रुक गई। क्या है बेटा, तुम यहाँ खड़ी मुझे क्या देख रही हो? जाओ अंदर अपनी बहन का ख्याल रखो। उन्होंने मेरी ननद के बारे में इशारा करते हुए कहा। माँ जी, मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई थी। मैंने कहा तो वह चिढ़ कर बोली, खबरदार, जो तुमने उसकी शादी की बात मुझसे की। मैं तुम लोगों की यह बातें सुन सुनकर अब तंग आ चुकी हूँ। मुझे और कोई बात नहीं करनी। अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ देख लूँगी। मेरे बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे साथ ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं देखती रह गई। फिर सोचा कि मैं सिर्फ चुपचाप तमाशा ही क्यों देखूं, क्यों ना मैं उनका पीछा करूं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मेरी ननद घर में बैठी रो रही थी और मेरी सास दुपट्टा ओढ़कर ना जाने कहाँ चली गई थी। मैं हर बार ये तमाशा देखती चुप रहती, लेकिन अब की बार मैं खामोश नहीं रह सकी। मैं ये सब अपनी ननद की दुश्मनी में नहीं कर रही थी, बल्कि उनके लिए मुझे ही आवाज उठाना था। खैर, मैं अपनी सास के पीछे पीछे घर से निकल पड़ी। मैंने देखा वो थोड़ी दूर रिक्शे वाले के पास खड़ी किसी बहस में लगी थी। फिर उससे बात न बनी तो वो अगले वाले के पास चली गई। मैंने उस रिक्शे वाले से कहा कि तुम उसके पीछे पीछे अपना रिक्शा लगा दो ताकि हम उस तक पहुंच सके। वह मेरी बात समझ गया। मैंने एक बंद रिक्शा इसलिए किया कि मेरी सास मुझे देख न सके। अब मैं बैठी उनका पीछा कर रही थी। मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने इधर उधर देखा। मैं भी चुप कर कर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास उतर कर नीचे चली गई। मैंने देखा कि मेरी सास बेसमेंट में बने कमरे की तरफ जा रही थी। उनको देखकर मुझे और शक हुआ। अगर किसी आम घर में मिलने के लिए जाना होता तो फिर इतने खुफिया तरीके से क्यों जा रही थी। मैं भी पीछे पीछे आई। देखा तो वो किसी का घर नहीं, बल्कि किसी पीर फकीर का कोई आशियाना लग रहा था। वहाँ वो अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। मैं बाहर आकर एक दुकान वाले से कुछ खरीदने लगी। मैंने दुकान वाले से पूछा कि यह क्या है, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ कोई औरत हर हफ्ते आती है? वह बोला कि यहाँ तो कई औरतें आती हैं, मुझे किसी का याद नहीं रहता। हाँ, पीर साहब के पास एक बड़े ही अच्छे घराने से एक औरत हर बार आती है, लेकिन मुझे उनके आने का मकसद समझ नहीं आया। पीर फकीरों के पास तो गरीब लोग आते हैं, इन अमीरों को क्या जरूरत पड़ गई। मैंने उस आदमी से काफी जानकारी हासिल कर ली। यह बात तो बिल्कुल पक्की कर ली गई कि मेरी सास किसी पीर फकीर के पास आती है। मैंने सोचा कि मैं अपनी ननद की शादी अपने भाई से ही कर देती हूँ। पहले तो मुझे अपनी ननद पर शक था कि शायद वो किसी लड़के से बातचीत करती हैं, मगर अब मालूम हो गया कि इन सब में मेरी ननद का कोई कसूर नहीं था। अगर किसी का कसूर था तो सिर्फ मेरी सास का था। मैंने सोच लिया
कि मैं अपने पति और नंद को बताए बगैर इस फैसले पर अमल करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि कई बार मैंने अपने पति से भी इस सिलसिले में बात की, मगर वह भी अपनी माँ की बातों में आ जाते थे। काफ़ी दिन मैं सोचती रही कि मैं इस मसले का क्या हल करूं। फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे अपने भाई से सलाह लेनी चाहिए। मैंने भाई से बात की तो वह बोला, अगर मैं इस तरह से करूंगा तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे नाराज होंगे, फिर तुम क्या करोगी? वह तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जो भी करूंगी उसका असर मुझ पर ही होगा और मैं अपना भला करना खूब जानती हूँ। अब मेरा भाई इस बात पर मान गया, बोला कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी सास को इस बात का पता ना चले, या फिर अगर पता भी चले तो उनको मना जरूर लेना। मैंने अगला प्लान तैयार कर रखा था कि अपनी सास और अपनी ननंद दोनों को इस बात से बेखबर रखूंगी। सास और पति को तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगी। मेरी इस बात पर सास बहुत खुश हुई। वो काफी दिन से तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रही थी। अब खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगी। मेरी सास तो सोच भी नहीं सकती कि मैंने उनके जाने के बाद क्या प्लान बना रखा है। मुझे तो डर भी लग रहा था कि मेरा पति ना जाने वहां से आने के बाद मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा देगा, क्योंकि मेरी ननंद की शादी नहीं हो रही थी। उसकी फिक्र सबसे ज़्यादा मुझे थी। खैर मेरा भाई भी अकेला था। उसकी पहली पत्नी के मरने के बाद हमने उसकी दूसरी शादी नहीं की थी। मेरी सास के ससुराल से जाने के बाद मैं अपनी ननंद को अपने घर ले आई। ये कहा कि यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, हम दोनों अकेली औरतें यहाँ कैसे रहेंगी, मैं तुम्हें अपने मायके लेकर जाती हूँ। मेरी ननंद बहुत खूबसूरत थी। मेरा भाई खुद तो दुखी दिल वाला था, लेकिन लोगों को खूब हंसाता है। अगले दिन मैंने अपनी ननंद की शादी का बंदोबस्त कर लिया। वह भी इस बात को समझती थी कि अगर एक बार भी यह मौका हाथ से निकल गया तो दूसरी बार उसका घर बसाने का मौका नहीं आएगा। यूं 20-25 लोगों की मौजूदगी में मेरी ननंद का विवाह मेरे भाई से कर दिया गया। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह सुहागन बन चुकी है, मगर मुझे अपनी सास का बहुत डर था। खैर फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी सास जब वापिस आई तो हम सबको गले लगाकर मिलने लगी। मेरी नंद भी घर में मौजूद थी, मगर उनको यह पता नहीं था कि वह ब्याह कर चुकी हैं, उसकी शादी हो चुकी है और वह उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी हैं। वह अपनी माँ से शायद आखिरी बार मिलने आई थी, क्योंकि हकीकत जानने के बाद तो मेरी सास ने वाकई उससे मिलना जुलना छोड़ ही देना था। लेकिन अजीब बात हुई जब मेरी सास ने खुद ही मेरी ननंद की शादी की बात कर दी। हम लोग तो हैरान रह गए। ये क्या कह रही हैं अम्मा, आप तो हमेशा से मेरी शादी के खिलाफ थी, फिर क्या हुआ? मेरी नंद ने पूछा। तो मेरी सास बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं उस ढोंगी बाबा की बातों में आ गई थी। उसने मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में यही कहा था कि तुम अगर शादी करोगी तो तुम्हारा पति मेरे बेटे को मार देगा। इसी डर से मैं तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, लेकिन अब भगवान के दरबार में जाने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद तुम्हारी शादी कराऊंगी। सास के मुंह से यह बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली तो हुई थी, मगर फिर भी उनको यह बात नहीं बता सकते थे कि हमने क्या कर दिया है। मैंने भाई को समझाया कि वो दोबारा सबके सामने मेरी ननंद से ब्याह की बात करे, क्योंकि अगर सास को पता चला कि मैंने नंद की शादी उनकी गैर मौजूदगी में करवा दी है तो ना जाने क्या होगा। फिर नंद और भाई ने मेरी सास के सामने एक दूसरे से प्यार करने की बात कही तो सास ने धूमधाम से दोबारा दोनों की शादी करवाई। शुक्र है कि इन 25 लोगों ने मेरी सास और पति के कान नहीं भरे, वरना ना जाने आज क्या मुसीबत होती और मेरी सास मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगती। मेरी नंद बहुत खुश थी, मुझे गले से लगाकर चूमने लगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।